अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक और खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। अंधेरी रात, वीरान बाग और जिन्नात के वजूद की पुरस्रार कहानियाँ, ये सब सुनकर दिल में खौफ पैदा होता है। लेकिन क्या होगा अगर आप खुद इन कहानियों का हिस्सा बन जाएं? आज मैं आपको लेकर चलती हूँ सरगोदा के एक ऐसे बाग की जानिब जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने खौफनाक राजों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ का हर दरख्त, हर पत्ता और हर साया किसी न किसी पुरस्रार कहानी का गवाह है। ये कहानी है मुराद नामी एक माली की, जो हकीकत और खौफ के दरमियान जीते जी मौत का सामना कर चुका है। जिस जगह पर दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ खुदा की मखलूक भी ज़्यादा होती है। आँख से नज़र आने वाली मखलूक भी और नज़रों से ओझल रहने वाली मखलूक भी। ये किस्सा भी इसी मखलूक का है जो नज़र तो नहीं आती लेकिन कभी कभार इंसानों को दिखाई दे जाती है। मेरा नाम मुराद है और मैं सरगोदा के एक नवाही गांव में पैदा हुआ। मैंने सारी ज़िंदगी बागात में काम करते हुए गुजार दी। मैंने शादी नहीं की। जो कमाता अपना पेट भरने के बाद ज़रूरतमंदों को दे देता था। चंद साल पहले की बात है, दिसंबर का महीना था। सरगोदा और गिरदो नवाह में कीनू का सीज़न शुरू हो चुका था, इसलिए मेरे काम का बोझ भी पहले से बढ़ गया था। आप लोग जानते होंगे कि सरगोदा कीनू की पैदावार में पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर आता है। अक्टूबर नवंबर में कीनू के बागात फलों से भर जाते हैं जो फरवरी तक चलते हैं। उन दिनों मैं जिस बाग में काम करता था वो बाग तकरीबन 14 एकड़ पर फैला हुआ था। बाग के बारे में मशहूर था कि इसके अंदर जिन्नात रहते हैं जो रात के वक्त कई लोगों ने देखे हैं। मैं तो ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं करता था। बाग में मेरे अलावा एक और मुलाजिम भी काम करता था जिसका नाम शरीफ था। शरीफ बीवी बच्चों वाला जवान आदमी था, इसलिए वो शाम होते ही अपने घर चला जाता था, जबकि मैं रात होने तक बाग में कामकाज करता रहता था। एक ठंडी ठार सुबह अजीब माजरा हुआ। मैं बाग में गया तो किसी ने बहुत से कीनू तोड़कर जमीन पर फेंके हुए थे। कुछ सही हालत में थे जबकि कुछ कुचले पड़े थे। मालिक का नुकसान देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने जाकर मालिक को शिकायत की। जब मालिक बाग में आया तब तक दूसरा मुलाजिम शरीफ भी वहां पहुंच चुका था। हम तीनों ने मिलकर खोज लगाई तो वहां नंगे पैरों के काफी ज्यादा निशान मौजूद थे, लेकिन वो सब निशान एक जैसे थे। समझ नहीं आ रही थी कि एक बंदे के पैर के निशान हैं या ज्यादा बंदों के। खैर, हमने इस बंदे का पता लगाने की कोशिश की जिसने ये नुकसान किया था, लेकिन इसका कोई सुराग ना मिला। हैरत अंगेज बात यह थी कि कीनू चोरी नहीं हुए थे, सिर्फ तोड़कर फेंके गए थे। मालूम नहीं वो कौन था जिसने ये घटिया हरकत की थी। अगली सुबह भी यही माजरा हुआ। अब तो मालिक का खासा नुकसान हो चुका था। इसने शरीफ से दरख्वास्त की कि तुम एक रात बाग में छुप जाओ और देखो कि कौन है जो रात को कीनू तोड़कर फेंक जाता है। शरीफ खुद भी मालिक का वफादार था। वो जवान और निडर आदमी था। इसने वादा किया कि वो रात को बाग में छुपकर निगरानी करेगा। इस 14 एकड़ पर फैले बाग के बीचों बीच एक कच्चा मकान बना हुआ था। अब तो वो मकान काफी खस्ता हालत में है। कभी एक मुलाजिम अपने बीवी बच्चों समेत इस मकान में रहा करता था, लेकिन वो मुलाजिम चंद साल पहले मकान खाली करके जा चुका था। प्रोग्राम के मुताबिक शरीफ ने रात को इस मकान में ठहरना था और नजर रखनी थी कि रात को बाग में आकर नुकसान कौन करता है। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी दिन शरीफ को बुखार ने आन घेरा। शाम तक बुखार की शिद्दत बढ़ गई थी। बाग के मालिक को पता चला तो इसने शरीफ को कहा कि तुम घर जाकर आराम करो, आज रात बाग की निगरानी मुराद करेगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं था, चुनाचा शरीफ की जगह निगरानी करने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। उस रात खाना वगैरह खा कर मैं बाग में चला गया।
اور اس خستہ حال مکان کے اندر جا کر چھپ گیا جو برسوں سے ویران پڑا ہوا تھا۔ مکان کیا تھا، بھوت بنگلہ ہی لگتا تھا۔ آدھی دیواریں ٹوٹ چکی تھی اور چھتیں کسی بھی وقت گرنے والی تھی۔ ہر جانب مکڑی کے جالے نظر آتے تھے۔ ڈر لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی موذی جانور نہ چھپا ہو۔ میں سگریٹ وغیرہ پی کر وقت گزارنے لگا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، لیکن کسی جانب سے کوئی ایسی آواز یا شور سنائی نہ دیا جس سے معلوم ہوتا کہ کوئی باغ میں داخل ہو کر کینو توڑ رہا ہے۔ آدھی رات کے بعد میں اس مکان سے باہر نکلا اور گھوم پھر کر باغ کا جائزہ لینے لگا۔ سارے درخت ٹھیک حالت میں موجود تھے، نہ تو کوئی باغ میں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے کینو توڑے تھے۔ میں واپس مکان میں آ گیا اور انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی غائب ہونے لگی۔ آخر کار دن چڑھ آیا۔ میں مکان سے باہر نکلا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ مجھے خوشی تھی کہ آج رات کسی نے کینو نہیں توڑے، لیکن جیسے ہی میں باغ سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب والے 2 درخت تقریباً خالی پڑے ہوئے تھے۔ ان پر موجود تمام پھل بے دردی سے توڑا گیا تھا اور وہیں زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری غفلت نے مالک کا اچھا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ صبح مالک کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے کہا کہ ضرور تم سے کوئی غفلت ہوئی ہے، میں تمہیں اس نقصان پر معاف کرتا ہوں، لیکن آج رات تم نے ذمہ داروں کو نہ پکڑا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں گھر آ گیا، سارا دن پریشان رہا کہ رات اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ 2 درختوں کا سارا پھل اتار کر برباد کر دیا جائے اور آواز تک نہ آئے؟ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ آج رات چھپ کر مکان میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ باغ میں گھوم پھر کر نگرانی کروں گا اور کینو توڑنے والے کو لازمی پکڑوں گا۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی رات ہوئی میں نے ایک مضبوط لاٹھی اور ٹارچ پکڑی اور جا کر باغ کے اندر چہل قدمی شروع کر دی۔ اس رات ہوا بہت سرد اور تیز تھی۔ پتے جب آپس میں ٹکراتے تو ایسی آوازیں پیدا ہوتی جیسے بہت سے لوگ مل کر سیٹیاں مار رہے ہوں۔ میں کبھی ایک درخت کے نیچے جاتا اور رک کر آس پاس کا جائزہ لیتا۔ جب کچھ نہ نظر آتا تو آگے بڑھ جاتا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ تبھی مجھے پیاس ستانے لگی۔ باغ کے وسط میں جس جگہ مکان تھا اس کے قریب ہی پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے نلکے کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی نلکے کے پاس پہنچا میں نے وہاں 5 آدمیوں کو دیکھا۔ میں چونک گیا اور جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ان سب نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کپڑے بھی بالکل ویسے جس طرح کے چولے عرب کے لوگ پہنتے ہیں۔ وہ 5 آدمی ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ 5 آدمی ایک دم سے درخت پر ٹوٹ پڑے اور کینو توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگے۔ ان کے ہاتھوں کی رفتار بہت تیز تھی اور عجیب بات یہ تھی کہ زیادہ آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ چور ہیں جو روزانہ رات کو کینو توڑتے ہیں اور مالک کا نقصان کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے لاٹھی سنبھالی اور ان 5 کو لڑکاتے ہوئے آگے بڑھا۔ مجھے سامنے پا کر وہ سب چونک گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے اور میرے پاس مضبوط لاٹھی تھی۔ یہی بات مجھے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن لاٹھی دیکھ کر وہ 5 ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ گھیرے میں لینے کے بعد وہ میرے قریب آنے لگے۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ جب وہ میرے بالکل پاس آ گئے تو ان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ سب عجیب سے تھے، سر سے گنجے تھے، آنکھیں بڑی بڑی، چہرے سیاہ کالے اور منہ سے باہر آتا ہوا ایک لمبا سا دان جو تھوڑی سے بھی نیچے تک آ رہا تھا۔ یا خدایا، یہ کون سی مخلوق ہے؟ میں نے گھبرا کر سوچا
और घूम कर अपने चारों जानिब देखने लगा। तभी मैंने एक और अजीब बात देखी। वो तादाद में तो 5 थे, लेकिन सब के सब एक जैसे थे। जी हाँ, बिल्कुल एक जैसे। ना शक्लों में फर्क, ना कद में और ना कपड़ों में। पांचों नंगे पैर थे। उस वक्त मुझे समझ आई कि इनके कदमों के निशान बिल्कुल एक जैसे क्यों लग रहे थे। करीब आकर वो खामोशी से खड़े हो गए और मुझे घूरने लगे। मेरे तो जिस्म से जान खत्म हो गई थी। थोड़ी देर पहले मैं इनको ललकार रहा था, अब इनसे जान छुड़वाने के चक्कर में था। इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि काश मुझे पहले इनकी शक्ल नजर आ जाती तो मैं कभी इनके सामने ना आता। लेकिन अब तो वो मुझे घेरे में ले चुके थे। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि वो कौन सी मखलूक है। लेकिन एक बात की मैं कसम खा सकता हूँ कि वो इंसान नहीं थे, जिन्नात थे, शैतान थे या भूत थे। बस कुछ इसी किस्म की मखलूक लगते थे। फिर इन पांचों में से एक आगे बढ़ा। उसने मेरे हाथ से लाठी छीन ली और मुझे बाजू से पकड़ लिया। आप लोग सोचते होंगे कि मैं भागा क्यों नहीं, तो मैं बताता चलूं कि इस अजीब मखलूक को देखने के बाद मेरी टांगों में भागने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे कदम जमीन से चिपक गए हैं। जैसे ही इसने मेरा बाजू पकड़ा, मेरे सारे जिस्म में अजीब तरह की बिजली दौड़ गई। फिर इसने मुझे अपनी जानिब खींचा और एक जानिब लेकर चल पड़ा। इसके चारों साथी भी मेरे पीछे पीछे चल पड़े। मैं चीखना और चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मुझे खींचता हुआ उसी पुराने मकान के अंदर ले गया जो कई सालों से बंद पड़ा था। वहां ले जाकर उसने मुझे एक टूटे हुए दरवाजे की दहलीज के साथ बांध दिया। बांधने के लिए रस्सी भी उसके साथी ने दी थी। उसके बाद वो 2 कदम पीछे हटा और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि अगर मैं दहलीज के साथ बंधा ना होता तो जमीन पर गिर जाता। फिर उसने मेरी लाठी तोड़कर मेरे सामने जमीन पर पटक दी और भारी आवाज में बोला कि आज के बाद रात को बाग में मत आना, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। इतना कहकर वो पांचों वहां से चले गए और मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने घर पर था। दोपहर का वक्त था और मोहल्ले के लोग मेरे पास जमा थे। उन्होंने मुझे बताया कि शरीफ और बाग का मालिक सुबह मुझे बाग के अंदर से उठाकर लाए हैं। मैं बेहोश था और मुझे उस पुराने मकान के एक दरवाजे के साथ बांधा हुआ था। लोगों का कहना था कि ये कार्रवाई इन चोरों ने ही की है जो रात को कीनू तोड़ा करते हैं। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि ये किसकी कार्रवाई है। मैं जान चुका था कि वो चोर नहीं, भूत थे। उस दिन के बाद मैंने वहां से नौकरी छोड़ दी और कराची चला गया, जहां एक फैक्ट्री में काम करने लगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पर काम करना अब खतरे से खाली नहीं है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये हमारे दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई ऐसे बागात और मखलूक़ात भी मौजूद हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारी दुनिया का हिस्सा हैं? मुराद की कहानी एक सबक भी देती है कि बाज़ औक़ात हमें ऐसी ताकतों का सामना होता है जो इंसानी क़ुव्वत से मावरा होती हैं। सरगोदा का ये खौफनाक बाग आज भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन क्या कोई दोबारा वहां जाने की हिम्मत कर सकेगा? ये सोचते हुए दिल दहल जाता है। याद रखिए, हर साया महज साया नहीं होता और हर दरख्त के पीछे कहानी छुपी हो सकती है। शायद ये कहानी आपको भी रात को सोने से पहले एक बार सोचने पर मजबूर कर दे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही खौफनाक और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली खौफनाक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।